हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने इससे पहले 20 सेट्स अपलोड कर दिए हैं। आज 21 सेट है ये दोस्तों आपका। अगर आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लेना। वो आपके सारे एग्ज़ाम्स MTS, रेलवे और यूपी पुलिस सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? रूलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों आपको पता होगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन से आंदोलन में दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, करो या मरो का नारा कब दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सजदा और पैवोज यानी कि सम्राट के पैर को चूमने की प्रथा शुरू की थी? दोस्तों ये सजदा का मतलब होता है जो लेटकर आपको क्या करना है, सम्राट को प्रणाम करना है। तो दोस्तों ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका राइट आंसर गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों इन्होंने ही ये पैर छूने की। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? राष्ट्रीय आय, गरीबी का अनुपात, औद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी देश का अगर आपको जीवन स्तर आंकना है तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें चेक करना पड़ता है प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति औसतन कितने रुपए कमाता है, जितने ज़्यादा रुपए कमा रहा है दोस्तों उतना ज़्यादा अच्छा देश है, यानी कि उसका जीवन स्तर अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण और उदारीकरण। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्वीकरण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैश्वीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग का आप मतलब जानते ही हैं, पुनर्चक्रण होता है, मतलब उसी को दोबारा से पुनर्चक्रण किया जा सकता है कि एक उत्कृष्ट संभाविता है, मतलब किसको जल्दी से पुनर्चक्रण किया जाता है? प्लास्टिक, रबर, सब्जी के छिलके और धातु। दोस्तों आपको पता है कि प्लास्टिक तो होती नहीं जल्दी रिसाइकिल, रबर भी और धातु भी नहीं होती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सब्जी के छिलके। आपने देखा होगा सब्जी के छिलके कुछ दिन में गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जोहा चावल, दार्जिलिंग चाय, मिर्जो मिर्च और रतलामी सेब। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को ही क्या मिला था? GI टैग मिला था भारत में दोस्तों। तो याद रखिएगा सबसे पहला GI टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग चाय को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है? अनुवांशिकी गलती, अनुवांशिक सुधार, अनुवांशिक स्थानांतरण, अनुवांशिक रेखा। तो देखो दोस्तों म्यूटेशन ये उत्परिवर्तन का मतलब होता है, उत्परिवर्तन का आपका अनुवांशिकी गलती, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक गलती। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस से संबंधित या किस खेल से के लिए किया जाता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है कबड्डी, वॉलीबॉल, स्कूनर टेनिस और टेनिस। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बेल्ट्स, डॉन्स, प्रेरिज और पंपास। तो दोस्तों आपको पंपास तो पता है ये कहाँ के होता है? अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है पंपास। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्ट्स, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बेल्ट्स नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? मतलब ये किस देश में बना हुआ है? इराक, बहरीन, सीरिया, सऊदी अरब। दोस्तों ऑप्शन भी ऐसे ही रखे हुए हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है इराक। तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? प्रेजेंट में इराक में है दोस्तों। याद रखिएगा किंग खालिद इंटरनेशनल इराक में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो संगठन और सामुदायिक विकास बैंक जो संपादकीय आवश्यकता के बिना गरीबों को छोटे ऋण प्रदान करता है? ग्रामीण बैंक,
फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा जो गरीबों को छोटे ऋण देता है वो कौन देता है? ग्रामीण बैंक देता है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक चिरस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो 2030 तक प्राप्त न करने का लक्ष्य है या नहीं किया जाएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान, अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, लैंगिक समानता, शून्य भोग। तो दोस्तों आपको पता ही है अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो 2030 तक प्राप्त ना करने का लक्ष्य है। बाकी ये जो तीनों हैं इनको 2030 तक भारत सरकार प्राप्त कर लेगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसका व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वह दबे हुए कॉम्प्रोड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और ऑक्टेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है मीथेन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? मीथेन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। इसी का उपयोग किस में किया जाता है? आपको पता है ईंधन के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से हवा की नमी को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, अगला है थर्मामीटर, माइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों हाइड्रो, आप जानते हैं जल को हाइड्रोमीटर कहा जाता है, यानी कि जल मापने का तो हाइड्रोमीटर है, थर्मोमीटर बुखार का, माइक्रोमीटर तो छोटी चीज़ों को, हाइग्रोमीटर क्या किया जाता है? हाइग्रोमीटर हवा में नमी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर हवा में नमी मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना में भारत में मुसलमानों का कुल कितना प्रतिशत है? 14.2, 10.2, 12.4 और 16.2। तो दोस्तों हमें बताना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी निवास करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14.2, यानी कि 14.2 मुसलमान हमारे देश में निवास करते हैं 100 में से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? देखा होगा आपने कि कोई भी प्रजाति जब लुप्त होती है तो हम उसको कहाँ पर रखते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है लाल सूची, हरी सूची, काली सूची और नीली सूची। तो दोस्तों आपको पता है कि लाल यानी कि खतरा, अगर कोई वनस्पति या जीव विलुप्त हो रहे हैं तो दोस्तों वो खतरा है। क्या है? खतरा है टाइप का उन जानवरों के लिए, तो इसके लिए लाल सूची आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? विंध्याचल का, सतपुड़ा का, नीलगिरी का और अरावली का। दोस्तों आपको इन सब के याद होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये पूछा जाता है कि डोडा बेट्टा आपको पता ही है सबको कहाँ का है? नीलगिरी का है। याद रखिएगा दोस्तों, डोडा बेट्टा किसका है? नीलगिरी का है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला जो पहला भारतीय शहर है दोस्तों आप सभी को पता होगा वो कौन सा है? अहमदाबाद है, क्योंकि अहमदाबाद में आपको पता ही होगा गांधी जी ने भी बहुत सारे सत्याग्रह किए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1952 को, 15 जुलाई 1975 को, 31 जनवरी 1969 में और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। अब 1962 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो क्या होता? भारत चीन युद्ध। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच युद्ध हो गया था और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। यह उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई थी? मुंबई से पुणे, इलाहाबाद से नैनी, आगरा से दिल्ली, मुंबई से नासिक। दोस्तों आप सभी को पता होगा 1853 में ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ये क्वेश्चन सभी को पता होता है, लेकिन उड़ान भरी गई थी 1911 में, ये किसी को नहीं पता होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है इलाहाबाद से नैनी। तो ये भी याद रखना कि जब प्लेन कब उड़ा था 1911 में, ट्रेन कब चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में और इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो भारत में पहली कमर्शियल उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई थी। यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी थी। यह उड़ान हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा भरी गई थी। उस उड़ान को अपने गंतव्य में पहुंचने में कितना समय लगा था दोस्तों? 13 मिनट का समय लगा था 9.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अगस्त प्रस्ताव
क्रिप्स मिशन इंडिया, बॉम्बे विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो मतलब आपको बताना दोस्तों सबसे पहले कौन हुआ था। तो मेरे हिसाब से सभी को आपको इसका राइट आंसर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले हुआ था, उसके बाद आपको पता हुआ क्रिप्स मिशन इंडिया आया था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर बॉम्बे विद्रोह हुआ था। तो देखिए दोस्तों लिखा भी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में किया गया था, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में किया गया था और बॉम्बे विद्रोह 1946 में घटित हुआ था। तो दोस्तों आपको अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आपको याद रखने। अभी पीईटी हुआ था, उसमें भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर इससे पहले कि आपने सेट नहीं देखे हैं तो उन सेट को जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाले ग्रुप डी, MTS और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनमें सभी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में कल, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, घर पर रहिए।